सर 1999 करगिल वॉर की हम बात करें, जी एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। जी वैसे तो हमारी तीनों सेनाओं का रोल था, लेकिन आप स्ट्रेटजी मेकर थे जी और आपके स्टूडेंट्स जी जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं इस वॉर की? बिल्कुल अंशिता जी, ये कारगिल का युद्ध जब हुआ, ये टारगेट्स के बारे में आपने बताया, बहुत छोटे से थे, 14,000 से 18,000 फुट की हाइट पे थे, कुछ तो गुफाएं थी, कुछ रॉक्स थे, उसके पीछे वो लोग छुपे हुए थे। जैसे ये अगर रॉक है तो यहाँ पीछे छुपे हुए हैं, दिखते भी नहीं थे। और इतनी हाइट से अगर उसको ढूंढना हो टारगेट को, ऊपर हवा भी नहीं थी, वेपन कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती है, अगर एक नियर मिस होता है तो हमारे अपने सोल्जर्स पे भी गिर सकता है। तो ये बहुत सारी मुश्किलें आती है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था, ताकि जितनी भी एट्रिशन कम कर सके हमारी भारतीय सेना पे, जब वो कारगिल, द्रास और दूसरे एरियाज, बटालिक जैसे एरियाज को वापस ऑक्यूपाई करें, तो बहुत जरूरी था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। हमने इनिशियली वैसे एक मिग 21, एक मिग 27 और एक मी 17 को खोया, क्योंकि उनके शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स थी, आंजा जैसी मिसाइल्स, जिससे वो शूट कर रहे थे। इसका मतलब वो पाकिस्तान आर्मी थी, सिर्फ आतंकी एलिमेंट्स नहीं थे, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री भी थी। इसके बाद एयरफोर्स ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की। हमने टोटल 7,600 सॉटीज फ्लाई की थी पूरे युद्ध के अंदर, जिसमें से 1,700 से ऊपर सॉटीज फाइटर्स की थी और 460 तो अटैक सॉटीज थी जो हमने की। हमने क्या किया, हमने अपने, खासकर जो मेरे पायलट्स भी फ्लाई कर रहे थे मिग 27 के अंदर, हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी। हमने जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए, जो हाइट जिस तक वो मिसाइल जा सकती थी ग्राउंड से, शोल्डर फाइड मिसाइल जो हमारे जहाज को हिट कर रही थी, उसके एनवेलप के ऊपर से हमने अटैक किया और टारगेट्स पे एकदम एक्यूरेटली अटैक किया, जिससे ये हुआ कि जो उधर हमने इंटरसेप्ट लिया पाकिस्तानी सोल्जर्स का, तो वो बेचारे रो रहे थे, कहते हैं दिन रात बम्बार्डमेंट हो रही है, ऊपर से बादलों के ऊपर से बम आते हैं और हमारे ऊपर आसपास फूटते हैं, और एकदम उनका मोराल जो था बूट्स तक आ चुका था। तब हमको लगा कि एक टाइगर हिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो उस टारगेट को मारने के लिए हमें प्रिसीजन वेपन की जरूरत थी। तो इसलिए हमने मिराज 2000 में क्विकली लेजर गाइडेड बॉम्ब को इंटीग्रेट किया। ये उसी दौरान किया गया, और उसके बाद हमारे पायलट्स ने अटैक किया, जो मिराज के पायलट्स थे उन्होंने अटैक किया लेजर गाइडेड बॉम्ब से। उसमें मेरा एक दोस्त भी था, विंग कमांडर नंबियार, जिसने ये सॉटी फ्लाई की थी, बाद में वो एयर मार्शल बन गया था। तो अटैक करके टाइगर हिल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, बंकर जिसमें कई ऑफिसर, उनके जवान थे, सारे मारे गए। और आर्मी ने हमें इतना अच्छा मैसेज दिया उसके बाद, उन्होंने ये कहा कि आपके इस अटैक के बाद हमारी फौजें आराम से उस हिल को, टाइगर हिल आपको याद होगा ना, दिल मांगे मोर, उस हिल को हम ऑक्यूपाई कर सके। सर बहुत कमाल की स्टोरी है, बहुत कमाल की स्टोरी है, और कहानियां, लगता है जैसे वक्त बीतता जाएगा और कहानियां चलती जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। 32 साल की सर्विस आपकी, आप बांग्लादेश में भी इंडिया की तरफ से डिप्लोमेट रहे, गंगा अकॉर्ड उस वक्त साइन हुआ था। आप हमारे ऑडियंस को गंगा अकॉर्ड के बारे में कुछ बताएं, और उस वक्त आपका क्या रोल रहा ये भी। इसमें भी कई कहानियां आएंगी अगर आप जरूर मुझे सुनना बताना चाहेंगे सर, चाहे हम तो, जरूर और मैं वो सुनना जरूर चाहेंगे। शेयर करना चाहूंगा। लोगों को ये बताना चाहिए कि ऐसे काम में, बड़े बड़े कामों में छोटे छोटे भी कैसी चीजें योगदान देती हैं। तो गंगा अकॉर्ड, एक्चुअली गंगा रिवर जब आती है फरक्का बैराज, जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो वहां से वो दो हिस्से में बट जाती है। एक तो कलकत्ता की तरफ जाके वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरी पद्मा रिवर बन जाती है बांग्लादेश के अंदर एंटर करके। हमेशा से पानी एक प्रॉब्लम रहा है। अभी देखिए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के गले में ये एक फंदा है, जिस दिन हम चाहेंगे, जैसे जैसे हम कैनाल्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी आना बंद हो जाएगा। उनका पंजाब जो सबसे फर्टाइल है पाकिस्तान के अंदर, खत्म हो जाएगा। सिंध तो पानी रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो पंजाब से होके आता है। तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसलिए हम उनको कहते हैं आतंकवाद का रास्ता छोड़ो। आतंकवाद का रास्ता छोड़ोगे तो ट्रस्ट और कॉपरेशन के साथ, जैसे गंगा अकॉर्ड साइन हुआ था, वैसे हम आपके साथ भी इंडस वाटर ट्रीटी को वापस ला सकते हैं, अगर आप आतंकवाद का रास्ता छोड़ते। लेकिन बांग्लादेश उस समय शेख हसीना की गवर्नमेंट वापस जीत के आई थी, अवामी लीग की गवर्नमेंट, जब मैं वहां था, और कई सालों के बाद जीत के आई थी। तो हमारे इस पानी में, जो कि फरक्का बैराज में आता है, वो 70,000 से 75,000 क्यूसेक्स होता है। इसमें से बांग्लादेश कहता था कम से कम हमको आधा पानी दो, तो उससे पहले काफी कम जाता था।
तो जब ये अकॉर्ड साइन हुआ तो हमने उनको 35,000 क्यूसेक्स ये देने का वादा किया, चाहे 70,000 हो, 75 हो या 65 भी हो जाए, तो हम उनको 35,000 क्यूसेक्स देंगे, क्योंकि हमारा तो उधर वेस्ट बंगाल के पास सीधा वो समुद्र में ही जाके मिल जाती है, तो हम तो फिर भी केटर कर सकते थे, लेकिन बंगाल का तो पूरा एरिया वो फर्टाइल बनाती है, सुंदरबन के फॉरेस्ट के पास से होके जाती है। तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा जीने का जरिया था पानी, और हमारे लिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी था कि उससे पहले बीएनपी जो थी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो एक हॉस्टाइल पाकिस्तान ओरिएंटेड पार्टी थी। अब भी वो उनके लोग काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस में, आप जानते ही होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेरे सामने हुआ था, मैं बहुत यंग था तब, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे 3-4 साल के, और आप सोचिए कि मेरा क्या रोल होगा। जैसे ही मैंने उस एम्बेसी को ज्वाइन किया तो मेरा रोल बेसिकली था कि डिफेंस और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग और दूसरे टाइप का कोऑपरेशन है वो इनके साथ बढ़ाऊं। जो आर्मी ऑफिसर्स वीज़ा लेके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हिंदुस्तान आते हैं, उनका देखूं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और उनको वीज़ा दिलाने में मदद करूं। तो मेरा ये एक रोल तो था ही था, और उधर की जो नॉर्मल हम असेसमेंट करते हैं ना, पॉलिटिकल, मिलिट्री और दूसरी असेसमेंट करते हैं, उसमें अपना योगदान दूं। तो ये तो कर ही रहे थे, लेकिन इसको करते करते मुझे हाई कमिश्नर है, शायद उनको लगा कि मेरे में वो काबिलियत है, उन्होंने मुझे कई सारे एक्स्ट्रा काम दे रखे थे। एक दिया था कॉमिसरी का, यानी कि वो ड्यूटी फ्री कैंटीन होती है, उनको लगता है कि भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, होते भी हैं, तो वो अगर रखें इसका ध्यान वो बेटर रहेगा, नहीं तो स्कॉच को बेच रहे होंगे बाहर। और दूसरा मैं देखता था कॉमिसरी के बाद स्पोर्ट्स का, और तीसरा देखता था प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी सेक्रेटरी लेवल, जैसे कि सेशन साहब तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हाँ, उनको से तो पूरा हिंदुस्तान हिलता था जब वो सेशन, और उसी के बाद से वो 3 सीसी बना दिए गए ताकि एक इतना कभी भी पावरफुल ना हो सके। वो भी आए, वो भी गए, उनसे भी बहुत सीख मिली मुझे, उनका पूरा ख्याल रखना। जिस दिन से वो लैंड किए और टेक ऑफ किए, एयरपोर्ट से रिसीव करके, होटल से लेके उनकी मीटिंग सब कुछ करने के बाद उनको छोड़ना वापस एयरपोर्ट तक, वो सारा का सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद देखिए मेरा लक इतना अच्छा था कि यह गंगा अकॉर्ड की जब बातें शुरू हुई तो इसमें ब्यूरोक्रेसी से, फॉरेन सर्विस से, सब लोग ऑफिसर्स दिल्ली से भी आते थे, फॉरेन सर्विस उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट भी करती थी बांग्लादेश की जो फॉरेन सर्विस है, और उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ वाटर रिसोर्सेज की भी जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे उनकी भी मीटिंग्स होती थी, उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट, और सब में प्रोटोकॉल ऑफिसर का एक बहुत अहम रोल होता है, जो उनको रिसीव करने से लेके छोड़ने तक जितने भी बीच में एक्टिविटीज हैं, जहां मीटिंग्स हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन है, वहां लेके जाना। लेकिन सबसे बड़ा मेरे को मौका मिला कि हमारे देश के बाद में जो प्रधानमंत्री बने और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो आए, उनको मैं मिला। यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनको जब मैंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, इतने हम्बल मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे हाथ जोड़, और उस समय उनका, आपको याद होगा, उन्होंने लिबरलाइजेशन शुरू किया था 1991 में, 1990। मेरे को हाथ जोड़ के उन्होंने नमस्कार किया, और मेरे को बोला एक चीज उन्होंने, बेटा क्यों आया है तू लेने मेरे को? अब मैं खुद आया था ना बाहर। देखिए देश का वो प्रधानमंत्री बाद में बने, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, कोई एयर नहीं थी उनके अंदर, बहुत ही अच्छे इंसान। शाम को मेरी वाइफ के साथ आधा घंटा, ये नहीं कि हाई कमिश्नर से बात करें, मेरी वाइफ के साथ आधा घंटा उन्होंने बिताया और उनके साथ समय व्यतीत किया।